Assalamu alaikum students. Welcome in Fundamental Physical Chemistry 2 and today we will discuss the part 2 of Van 't Hoff equation. ठीक है? In the previous lecture we have studied about the effect of temperature on chemical equilibrium. Actually ये वाला जो topic है effect of temperature on chemical equilibrium ये इस तरह से आए या फिर आपको आए कि Van 't Hoff equation पे आपने नोट लिखना है तो ये एक ही टॉपिक है ठीक है सो एक्चुअली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम दिस इज Van 't Hoff इक्वेशन ठीक है राइट तो पिछला लेक्चर हमने इस इक्वेशन पे एंड किया था ठीक है विच इज आर टी स्क्वायर डी लॉग नेचुरल के नॉट डिवाइडेड बाय डी टी दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ठीक है अब एक्चुअली हमने जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो यहाँ हमने के ए लिखा था वेयर के ए व्हेन द कंसंट्रेशंस आर टेकन इन टर्म्स ऑफ एक्टिव कंसंट्रेशंस एक्टिविटीज ठीक है लेकिन जब हमने ये डेल्टा एच नॉट का टर्म इंक्लूड किया जिसका मतलब ये है कि चेंज इन एंथैल्पी और व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दे आर टेकन इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने के ए को के नॉड में चेंज कर दिया यानी फिर अब ये के नॉड भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन व्हेन द रिएक्टेंट्स आर टेकन इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म ओके तो थोड़ा सा हमने इसको रीअरेंज किया यानी डी लॉग नेचुरल के नॉड डिवाइडेड बाय डी टी ये तो ऐसा सच रहा और ये आर टी स्क्वायर जो है ये न्यूमरेटर में है तो अगर ये इज इक्वल टू के इधर लेफ्ट वाली साइड पे राइट साइड से लेफ्ट साइड से जब ये राइट साइड पे शिफ्ट हुआ तो ये हो गया ये नीचे डिनोमिनेटर में आ गया तो ये बन जाएगा डेल्टा एच नॉट ओवर आर टी स्क्वायर इस तरह से मैं इस इक्वेशन को दोबारा से प्रोनाउंस करूंगी d log natural k naught divided by dt this is equal to delta h naught divided by rt square so this equation this is called as Van 't Hoff equation and delta h naught is the change in enthalpy for the reaction it is a matter of experience that enthalpy change does not vary appreciably with pressure of the substances concerned and so delta h naught may be replaced by delta h without specifying the conditions thus making the results more general ठीक है तो यानी जैसा कि मैंने कहा डेल्टा एच नॉट दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन द रिएक्टेंट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट लेकिन डेल्टा एच नॉट की वैल्यू जो है ख़ास तौर पे रिएक्टेंट्स अगर सॉलिड या गैशियस फॉर्म में हों तो इतना चेंज नहीं आता बाय चेंजिंग प्रेशर एक्चुअली एंथैल्पी का टर्म जो है वो रिलेट ही प्रेशर के साथ करता है ठीक है तो प्रेशर के चेंज करने से एंथैल्पी ऑफ लिक्विड्स और सॉलिड्स में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं आती तो इसलिए अगर हम डेल्टा एच नॉट को डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर दें तो फिर क्या होगा कि हमें कंडीशंस को स्पेसिफाई करने की रिएक्टेंट्स की कंडीशंस को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है उससे क्या होगा रिएक्शंस मोर जनरलाइज हो जाएगा तो इस तरह से अगर हम डेल्टा एच नॉट को डेल्टा एच से रिप्लेस कर दें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी डी लॉग नेचुरल के पी डिवाइडेड बाई डी टी दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ओवर आर टी स्क्वायर right assuming delta h naught to be constant over a small range of temperature integration of the equation this equation that is d log natural kp is equal to delta h naught over rt square dt ठीक है इस इक्वेशन का हमने इंटीग्रेशन करना है और उसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि डेल्टा एच नॉट जो है वो कांस्टेंट रहेगा ओवर अ स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी हमने टेम्परेचर की एक स्मॉल रेंज को कंसिडर करना है तो फिर डेल्टा एच नॉट में इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगी तो अब हमने जब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है ये इंटीग्रेशन का साइन होता है और फिर लॉग नेचुरल के पी और इसके साथ हम ये डी शामिल कर देते हैं जब हम इंटीग्रेट करते हैं राइट और फिर ये वाला जो है इसी तरह हमारे पास जो फैक्टर था डी टी ओवर टी स्क्वायर हम मिला देंगे इसके साथ
अच्छा जी, जब हम डी लॉग नेचुरल के पी का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये वाला डी इंटीग्रेशन के साइन से कैंसल्ड आउट हो जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये डी लॉग नेचुरल के पी का इंटीग्रेशन लॉग नेचुरल के पी के बराबर होता है। और जब हम इस साइड पे इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इस साइड पे हमारे पास कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं और कुछ वेरिएबल्स हैं जिसका हमने इंटीग्रेशन करना है। जो कांस्टेंट टर्म है वो है डेल्टा एच नॉट ओवर आर, और जो वेरिएबल्स हैं जिसका इंटीग्रेशन करना है वो है डी टी ओवर टी स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं दे आर टेकन आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका क्या मतलब है, इसका एक्चुअली मतलब ये है कि डेल्टा एच नॉट ओवर आर जो कि कांस्टेंट्स हैं, यानी डेल्टा एच नॉट भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, उनका इंटीग्रेशन एक्चुअली होता ही नहीं है, इसलिए हम उनको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख देते हैं। ठीक है, लेट मी शो यू। I will select pen from here, and what we will do, we will this is the integration sign। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास है डेल्टा एच नॉट, so this is delta h। ठीक है, और डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय r। You know this is not easy to write with pen in PowerPoint presentation. Anyways, just to show you, delta h naught divided by r, we have taken it outside the sign of integration, और जिन टर्म्स का हमने इंटीग्रेशन करना है वो कौन सी हैं, डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। राइट। अच्छा जी, अब ये डेल्टा एच नॉट ओवर आर, ये तो इनका तो इंटीग्रेशन होना ही नहीं है, और डी टी ओवर टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है दिस इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय टी प्लस अ कांस्टेंट टर्म, जिसको हम सिंपली सी से, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। लेट्स सेलेक्ट अगेन लेजर पॉइंटर। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला क्या बन जाएगा, माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय आर टी प्लस कांस्टेंट। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट। यानी अब हमने क्या किया है कि ये वाला टर्म विच इज डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय आर और ये -1 ओवर टी, इस इन सबको इकट्ठा यहाँ पर कर दिया इंटीग्रेशन के बाद, माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय आर टी प्लस कांस्टेंट। राइट, ओके। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, लॉग नेचुरल के पी। ठीक है, आई डोंट नो वेदर यू पीपल नो इट और नॉट, लेकिन क्या है कि ये वाला जो हमारे पास लॉग नेचुरल होता है, लॉग नेचुरल एल एन। ठीक है, लॉग नेचुरल जो है दिस इज इक्वल टू, ये बराबर होता है 2.303 टू 0.303 log L O G। ठीक है, यानी क्या है कि दिस लॉग नेचुरल दिस इज इक्वल टू 2.303 लॉग, ये लॉग नेचुरल है और ये लॉग है जिसकी बेस 10 होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लॉग नेचुरल की जगह
हम लगाएंगे 2.303 log ऑफ के पी, ठीक है। और ये वाला अगर 2.303 जो यहाँ पर है, इसको अगर हम इस साइड पे लेके जाएं तो ज़ाहिर वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी log ऑफ के पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी प्लस कॉन्स्टेंट। अच्छा जी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और अगर हम लॉग के पी को प्लॉट करें अगेंस्ट 1/t के, तो इससे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और ये चूंकि माइनस है, इस वजह से जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो इन्वर्स स्लोप होगा, यानी ये इस तरह से होगा कि जब हम इसको प्लॉट करेंगे, ये छोटा सा मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, वैसे अगले पेज पे ये बना हुआ है, बट जस्ट इन ऑर्डर टू मेक इट क्लियर हेयर कि ये लॉग के पी है, ठीक है, यानी ये लॉग के पी है, इसको हम इस साइड पे लेंगे वाई एक्सिस के, और 1/t को हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे। और जब हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पर ये इतनी स्ट्रेट नहीं है, लेकिन अगले वाले पेज पे आपको ज़्यादा सही इंडिकेट हो जाएगा। और ये वाला नेगेटिव स्लोप होगा, यानी लाइन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। और नेगेटिव स्लोप जो है ये किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा एच नॉट ओवर 2.303 आर से। इसका मतलब ये है कि स्लोप से आप डेल्टा एच नॉट की वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, टेम्परेचर रेंज इज नॉट टू लार्ज, ठीक है, यानी टेम्परेचर रेंज जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि डेल्टा एच नॉट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहे। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क। So this is the graph about which I was talking. So this is log kp, and we have plotted this log kp along against 1/t. That is, we have taken log kp along y-axis and 1/t along x-axis. So this is independent variable and this is dependent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो के पी है उसकी वैल्यू टेम्परेचर पे 1/t पे टेम्परेचर के इन्वर्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। यानी टेम्परेचर के चेंज होने से ये वाला कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी जो है वो चेंज होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो जब हमने लॉग के पी को 1/t के अगेंस्ट प्लॉट किया तो हमारे पास ये वाली स्ट्रेट लाइन आई, और इसका स्लोप जो है वो हमें डेल्टा एच नॉट की वैल्यू देगा, जैसा कि मैंने पिछली इक्वेशन पिछले स्लाइड पे बताया था, ठीक है। तो और ये वाला इस तरह से ये स्लोप होगा, ठीक है, ये स्लोप है, और ये स्लोप जो है हमें डेल्टा एच नॉट की वैल्यू हमें इस स्लोप से मिल सकती है। पिछली स्लाइड पे जो हमने इंटीग्रेशन किया था उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स, ठीक। और लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट है कि हम इंटीग्रेट करें इक्वेशन को बिटवीन डेफिनेट टेम्परेचर लिमिट्स T1 एंड T2, ठीक है। वहाँ पर तो हमने सिंपली ये अज्यूम कर लिया था कि टेम्परेचर में कोई इतनी ज़्यादा चेंज नहीं है, यानी एक तरह से हमने क्वालिटेटिवली स्टडी किया था। क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए हम क्या करेंगे कि उसी इक्वेशन को इंटीग्रेशन लिमिट्स के दरमियान इंटीग्रेट करेंगे, यानी T1 और T2 दो हमारे पास डेफिनेट टेम्परेचर्स होंगे। तो जब हम उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, डी लॉग नेचुरल के पी की इंटीग्रेशन, और चूंकि ये इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स है तो हम ये वाला वेरिएबल है के पी, तो हम क्या करेंगे के पी वन यानी लोअर लिमिट इंटीग्रेशन बिटवीन के पी वन एंड के पी टू। अच्छा, ये जो नीचे वाली होता है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, और ये के पी टू जो है इसको ये अपर लिमिट बोलते हैं। ये मतलब कोई भी फैक्टर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो उसके लिहाज से हम उसको जो नीचे वाला क्वांटिटी होगी उसको लोअर और ऊपर वाली को अपर लिमिट बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह
ये वाला हमारे पास राइट साइड वाला फैक्टर था, डेल्टा एच नॉट ओवर टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसको भी इंटीग्रेशन लिमिट्स के दरमियान हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आ जाएगा T1 ओवर ये लोअर लिमिट, और T2 जो है ये अपर लिमिट आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, डी लॉग नेचुरल के पी, इसका इंटीग्रेशन लॉग नेचुरल के पी के बराबर होता है, और फिर हम ब्रैकेट्स में लगा के ये इंटीग्रेशन लिमिट्स यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये ऊपर लिख देते हैं। और इसी तरह से जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड पे भी बताया था कि डेल्टा एच नोड ओवर आर, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, सो कॉन्स्टेंट्स आर टेकन आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हम बाहर लिख देंगे। फिर बाकी हमारे पास बचा डी टी ओवर टी स्क्र, जिसका इंटीग्रेशन होता है -1 ओवर टी के। ठीक है, तो जब हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया था, ये बराबर था -1 ओवर टी प्लस अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, लेकिन अब चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यानी हमारे पास एक डेफिनेट टेम्परेचर लिमिट है T1 एंड T2, ठीक है, तो तब हम सिंपली ये जो डी टी ओवर टी स्क्र का इंटीग्रेशन है विच इज इक्वल टू -1 ओवर टी, वो हम यहाँ पे लिखेंगे और इनको एनक्लूज कर देंगे बड़ी बड़ी ब्रैकेट्स में, और ये इंटीग्रेशन लिमिट्स जो है विच इज T1 लोअर लिमिट एंड T2 अपर लिमिट, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ओके। अच्छा जी, जब हम अब ये थोड़ा सा मैंने आपके लिए किया है, इसको एक्सपेंड किया है। ये लॉग नेचुरल के पी है, इस पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे विच इज के पी टू। ठीक है, तो इस के पी की जगह हम के पी टू लिख देंगे, लॉग नेचुरल के पी टू। इसके बाद माइनस हम लगाते हैं, यानी जब अपर और लोअर लिमिट्स लगाते हैं तो पहले अपर लिमिट लगाने के बाद फिर ये हम माइनस लगाते हैं और फिर ये लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, जिसमें के पी जो है अब के पी वन के बराबर है, तो ये हो जाएगा लॉग नेचुरल के पी टू माइनस लॉग नेचुरल के पी वन। अब ये तो बाहर था डेल्टा एच नॉट ओवर आर। ठीक है, और अब जब हमने -1 ओवर टी पे इंटीग्रेशन लिमिट्स लगानी है, ठीक है, तो पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, वो हो जाएगा -1 ओवर T2, और ये वाला माइनस इंटीग्रेशन वाला माइनस है जो कि आना था, और चूंकि ये इस सारे फैक्टर के साथ ही ये माइनस है, अब साथ में हमने ये लोअर लिमिट लगाना है, वो हो जाएगा माइनस इंटू -1 ओवर T1। ठीक है, और ये फिर यहाँ पर इस तरह से ये जो होता है लॉग नेचुरल के पी टू माइनस लॉग नेचुरल के पी वन, तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लॉग नेचुरल के पी टू डिवाइडेड बाय के पी वन, ये यानी कॉमन आ जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला के पी टू है वो ऊपर आ जाएगा, और ये नेगेटिव है तो वो डिवाइडेड बाय यानी ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इधर क्या होगा, डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय आर इंटू -1 ओवर T2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 ओवर T1। तो अगले पेज में हम क्या करेंगे कि ये वाला पॉजिटिव साइन जो है वाला यानी 1 ओवर T1 उसको इधर ले आएंगे, और ये माइनस जो है उसको दूसरी साइड पे, यानी ये हो जाएगा 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2, लाइक दैट। ठीक है, तो ये देखें, लॉग नेचुरल के पी टू ओवर के पी वन, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ओवर आर 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2, राइट, या फिर डेल्टा एच नॉट ओवर आर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये देखें, ये हम एलसीएम जब लेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2, ये हम इस तरह से कर देंगे, या फिर ये है कि log के पी टू ओवर के पी वन, this is equal to delta H naught divided by 2.303 R T2 minus T1 divided by T1 T2, right? So this is Van't Hoff equation. This is the result of Van't Hoff equation. This equation helps in calculating Kp2 at temperature T2 provided the enthalpy of the reaction at constant pressure delta H naught Kp1 and T1 are known। तो आप Kp2 को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास Kp1 हो, डेल्टा एच नॉट हो और ये टेम्परेचर की वैल्यूज हो, या ऑल्टरनेटिवली क्या हो सकता है, डेल्टा एच नॉट कैन बी डिटरमिन्ड इफ Kp इज नॉन एट टू टेम्परेचर्स। तो इसी तरह से अगर आपको डेल्टा एच नॉट की वैल्यू पता है, ठीक है, तो सॉरी आप डेल्टा एच नॉट जो है डिटरमिन कर सकते हैं अगर Kp की वैल्यू, ठीक है, Kp2 Kp1 T1 और T2 जो है वो वैल्यूज आपको पता हों।
तो आप डेल्टा एच नॉट की वैल्यू इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं. सो दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी beneficial. This is the last slide, and this is actually the numerical problem. For the reaction nitrogen plus 3 molecule of hydrogen, reversible reaction 2NH3, Kp at 700 Kelvin was found to be 1.6 into 10 raised to power minus 4. Enthalpy change in this range of temperature is minus 105.3 kilojoule per mole. Calculate Kp at 1000 Kelvin. तो जिस तरह पिछली स्लाइड पे मैंने कहा था कि आप Kp की वैल्यू किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर एक टेम्परेचर पे Kp की वैल्यू दी गई हो और इसके अलावा क्या है कि आपको डेल्टा एच नॉट की वैल्यू जो है वो दी गई हो. ठीक है, तो जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, डेल्टा एच नॉट दिस इज इक्वल टू माइनस 105.3 किलो जूल पर मोल. T2 जो है 1000 केल्विन है जिस पे हमने Kp की वैल्यू मालूम करनी है. T1 आपको दिया गया है 700 केल्विन और T1 पे Kp की वैल्यू है Kp एट 700 राइट 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, जबकि Kp की वैल्यू at 1000 degree centigrade ये आपने मालूम करनी है. So you can use the equation Van 't Hoff equation which we have just seen on the previous page, which is log Kp2 divided by Kp1. Kp2 जो है उसकी वैल्यू हमने डिटरमिन करनी है. Kp1 की वैल्यू हमें दी गई है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4. डेल्टा एच नॉट की वैल्यू भी हमारे पास है माइनस 105.3 किलो जूल पर मोल राइट. और T2 हमारे पास 1000 है माइनस T1 हमारे पास 700 है और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2.303. आर की वैल्यू हम लेंगे 8.314 फिर यहाँ पर इंटू 1000 इंटू 700. ठीक है, इसको इस सारी वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे दिस कम्स आउट टू बी माइनस 2.356. ये आपने सॉल्व करना है खुद. ठीक है, और फर्दर जो है लॉग Kp एट 1000 दिस इज इक्वल टू माइनस 2.356 प्लस लॉग ऑफ 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, यानी ये वाली वैल्यूज अब इधर आके मल्टीप्लाई हो रही हैं. आपको पता है कि जब इसका लॉग हमने लेना है तो एक्चुअली हम सारी इक्वेशन का एंटी लॉग लेंगे. लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसल्ड आउट हो जाएंगे और जब आप इस सारी इक्वेशन को कैलकुलेट करके तो उसका एंटी लॉग लेंगे दिस तो उसकी ये वैल्यू आ जाएगी. तो ये न्यूमेरिकल भी इसको आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ से लॉग एंटी लॉग वगैरह लेके और इस इक्वेशन देखें, इसको सॉल्व करें कि ये वाली वैल्यू आती है या नहीं, क्योंकि इस बुक में थोड़ी सी मिस्टेक्स भी हैं. सो लेट्स सी, इसको सॉल्व करें और फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में इस न्यूमेरिकल को भी सबमिट करवाएं. थैंक यू वेरी मच. दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.